का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है फ्राइडे 1 नवंबर 2024। फ्रेंड्स, आज आपको बता दें दिवाली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई हमारी तरफ से। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, आज दिवाली अगर मनाई जा रही है तो दिवाली के दिन छुट्टी होती है, द हिंदू एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। ये 31 अक्टूबर का चीजें हैं जो बचा था, मैं सोचा इसको भी कवर कर लेता हूं और थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी आपको दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे नए नए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए जाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। कुछ नई नई चीजें भी हैं सामाजिक, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और बैकग्राउंड डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में दी ही जाती है। साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक 3-4 मैं यहाँ पे कवर करूंगा, जो ऐसे ब्रिक्स नेशन हो गए, एशियान हो गया, बिम्स्टेक हो गए, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। गोल्ड की प्राइस क्यों राइज हो रही है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें गोल्ड का प्राइस 2020 में ऑलमोस्ट हाफ जो अभी का रेट चल रहा है, ऑलमोस्ट 25-80,000 पर 10 ग्राम का चल रहा है जो रेट। तो गोल्ड की प्राइस ऐसे स्पाइक हुई है अगले पिछले 5 साल को अगर आप कंसीडर करेंगे तो। ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है, किस कारण से ये ऊपर जा रहा है, वो सारी की सारी एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, एक आता है इसमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का क्या मानना है कि ये जो डिमांड है और भी ज्यादा रूरल एरिया में बढ़ रही है और इसके क्या फैक्टर हैं, ये सब भी हम देखेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैकग्राउंड में निकल के आता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। उसको हम जल्दी से बिना समय वेस्ट किए देखेंगे कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है क्या, कहाँ पे है। तो ये एक ऐसा काउंसिल है जो इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है। ये क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, की जो भी खरीद फरोख्त होगी गोल्ड की इसको प्राप्त होगी, बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेड एसोसिएशन है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए। याद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है पूछेगा तो लंदन में है। और इसकी ऑफिसेस की बात करी जा रही है तो इंडिया में है, चाइना में है, सिंगापुर में है, यूएई में है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अगर इसकी स्टेब्लिशमेंट की, फाउंडिंग की बात करी जाए तो 1987 में इसकी स्थापना हो गई थी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर वही सारे मेंबर हैं जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं। तो गोल्ड माइनिंग कंपनीज ही इसके एसोसिएशन है, इसीलिए इसको ट्रेड एसोसिएशन बोला जाता है, ये याद रखिएगा। डेविड हरक्वेल इसके अभी करेंटली प्रेसिडेंट हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं गोल्ड प्राइस पे, क्या गोल्ड प्राइस क्यों महंगा हो रहा है और किस हिसाब से इसको, क्या क्या फैक्टर है, किस हिसाब से इसको आने वाले भविष्य में देखा जा सकता है। सबसे पहले बता दें जियो पॉलिटिकल टेंशन, आप जान ही सकते हैं रशिया प्लस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। अफ्रीकन नेशंस की अगर बात करें, अफ्रीकन नेशन में भी बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जहां पे बहुत सारे वार छिड़े हुए हैं, रीजनल वार भी चल रहे हैं। तो एक दूसरे के, प्लस आपका वेस्ट एशिया की बात करें तो लेबनान हो गया, सीरिया हो गया और ईरान हो गया, इजराइल हो गया, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा चल रहा है। इजराइल और पैलेस्टीनियन की वार तो हमसे छिपी ही नहीं है, वो भी चल रहा है। वर्ल्ड में बहुत ही तीव्र गति से इसका दाम बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वार चल रहा है। वार से क्यों जुड़ा हुआ है ये चीजें, अगर वार हो रहा है तो क्या फैक्टर हो रहा है, क्या कमियां आ जा रही है। तो जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होगा यानी वार कहीं होगा तो वहां पे प्रोडक्शन बाधित हो जाएगा। प्रोडक्शन बाधित हो जाएगा तो आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। सप्लाई जब रुकेगी, कम होगी या फिर हैम्पर होगी तो उसके रेट स्पाइक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वहां पे प्रोडक्शन और डिमांड का रेशियो निकल के आ रहा है। लेकिन केवल प्रोडक्शन और डिमांड की रेशियो ही से सीमित नहीं है ये, और भी बहुत सारे कारण यहाँ पे है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पे गोल्ड प्राइस अक्टूबर 23 तक स्पाइक किया है, ये बातें बोली जा रही हैं। और क्या डिटरमाइन करता है ये प्राइस ऑफ द गोल्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग उत्सुकता दिखा रहे हैं, कितने लोग एसेट के रूप में रख रहे हैं, बॉन्ड के रूप में खरीद रहे हैं। और ये रिलेशन उस क्लास को दिखाता है
जिससे कंसीडर किया जाता है कि एसेट के रूप में कितने लोग सोना को रखे हैं, कितने लोग इसका खरीद रहे हैं शेयर मार्केट में। ये सब चीजें भी निर्धारित करती हैं मार्केट के रेट को। प्राइस ऑफ द गोल्ड की अगर बात करें तो ये सजेस्ट करता है कि हम किस प्रकार से इसके रिलेशंस को इंटरेस्ट के रूप में लेके आगे बढ़ रहे हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो एक प्रकार से बहुत पुरानी भारतीय परंपरा है कि इसको हर ओकेजन में महिलाओं को खरीदना होता है। जैसे हो गया दीपावली, हो गया दशहरा, हो गया न्यू ईयर, हो गया उनकी अपनी एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गए। इस मेटल को इतना इंडियंस लव करते हैं जिसके कारण इनको खरीद खरीद के घरों घरों में सजोया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपनी पारंपरिक चीज, ट्रेडिशनल थॉट को भारतीय लोग छोड़ नहीं पाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया इंडिया में कि इसकी क्या डिमांड्स डायनामिक्स हैं। तो ट्रेडिशनली जो अभी आपको बात की है शादी विवाह में, फेस्टिव सीजन में, वो तो चल ही रहा है। लेकिन अगर यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए कि इसकी क्या परिस्थिति आने वाले समय में होगी, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आने वाले समय में ये ऑलमोस्ट 96,000 तक पहुंचने वाला है। क्या 96,000 पर 10 ग्राम? आज के डेट में आपका 75 से 80,000 के आसपास पर 10 ग्राम का है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं 96,000। तो मुझे लग रहा है 1 लाख बहुत जल्दी ही ये पार करेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। 1 लाख क्रॉस ही होगा ये गोल्ड, ये रुक नहीं सकता। तो अगले 4 सालों में अगर बात करें तो 1 लाख क्रॉस हो जाएगा। ये एकदम मतलब मेरा अपना प्रिडिक्शन है इसको लेके। दूसरी बात अगर बात करी जाए तो आज की परिस्थिति ये है कि जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और इसके रेट जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है और इसके जो रेट हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण स्पाइक देखने को मिल रहा है रेट में। अब हर एक चीज, हर बिंदु आपको यहाँ पे मैं बताया किस हिसाब से अपवर्ड तरीके से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या? गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो भारत में महिलाएं तो पहनती हैं, पुरुष वर्ग भी पहनते हैं, बच्चे भी पहनते हैं, बच्चियां भी पहनती हैं, बुजुर्ग भी पहनते हैं। प्लस इसको दान में भी दिया जाता है, स्टैचू के रूप में भी रखा जाता है, सजाने के रूप में रखा जाता है। इस मेटल की बहुत सारी उपयोगिता भारत बाजार में बनाई गई है और इस मेटल को लोग एक प्रॉस्पेरिटी के रूप में भी देखते हैं। जिसके गले में, गर्दन में, हाथों में ये मेटल दिखता है तो लोग उसको प्रॉस्पेर समझते हैं। तो एक प्रकार से ट्रेडिशन और आपकी प्रॉस्पेरिटी को भी आज के डेट की अगर बात करें तो रिजेंबल करता है। हालांकि ऐसी कोई चीज इस मेटल में है नहीं, मैं नहीं मानता कि ये प्रॉस्पेरिटी दर्शाएगी आपकी, वो तो आपकी अपनी मानसिकता है। लेकिन इस प्रकार से जोड़ के इसको आज के डेट में परिदृश्य किया गया है, बनाया गया है, जो रिजेंबल करता है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। और ये सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी विद यू फ्रेंड्स। ये मेरा चैनल है, अगर आपको अच्छा लगा हो ये एक्सप्लेनेशन तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपका एक सिंगल सा सब्सक्राइब हमको बहुत सारी इंस्पिरेशन देता है, तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नए एसोसिएशंस के बारे में। नए नए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कवर कर लूंगा क्योंकि एडिटोरियल आज नहीं आया हुआ है। तो आज अगर बात करें तो एशियान नेशन के बारे में हम जानेंगे। क्या है ये एशियान नेशन, इसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस यहां से आते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एशियान का पूरा नाम तो पहले यही होता है। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 8 अगस्त 1977 को इसकी स्थापना करी गई थी। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना करी गई थी। और इससे कितने कंट्री थे उस वक्त अगर बात करें तो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। इन कंट्री, क्या आप फिलीपींस की राजधानी हमें बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस को साथ में लेके 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। स्थापना करने के बाद यहाँ पे इसको एशियान नाम दे दिया जाता है। उस समय बहुत ही तीव्र गति से कम्युनिज्म ग्रो हो रहा था। कहाँ पे? वियतनाम में। 1967 की बात कर रहे हैं एशियान देश का। तो 5 कंट्री यहाँ पे आती हैं और इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं, जिसके कारण इसका निर्माण करा जाता है। किसके द्वारा? मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड
फिलीपींस के द्वारा। 5 कंट्रीज क्रिएट करती हैं एशियान। ये शो करने के लिए एक कॉमन डिस्प्ले होगा, कोऑपरेशन होगा, आपस में सहभागिता रहेगी। उद्देश्य किस उद्देश्य से? तो हम ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत डील करेंगे। जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यू होगी इसके अंदर डील होगी। अब बात आती है ब्रूनेई दरुसलाम यहाँ पे ज्वाइन करता है एशियान को 1984 में, 7 जनवरी 1984 में ज्वाइन करता है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम ज्वाइन करता है 95 में, 28 ऑफ जुलाई 1995 में। 2 कंट्री एक साथ ज्वाइन करती हैं, लाओस एंड म्यांमार। लाओस की भी कैपिटल मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। लाओस एंड म्यांमार ज्वाइन करता है यहाँ पे एशियान को 23 ऑफ जुलाई 1997 में। कंबोडिया लास्ट है, याद रखिएगा, एशियान मेंबर को ज्वाइन करने वाली कंट्री जो 1999 में 30 अप्रैल को ज्वाइन करती है। तो ये होगी बैकग्राउंड डिटेल जो यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेके कंसीडर करती है। आपस के मुद्दे टोटल इसमें कितनी कंट्री हैं? तो 10 कंट्री के आसपास आ जाती हैं। तो ये 10 कंट्री हैं जो डील करती हैं एशियान नेशन में, और ये फोकस करती हैं अपना क्या, एक कॉमन गोल लेकर कि किस तरह से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेके आगे बढ़ा जाए एशियान नेशन को। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। अब देखेंगे नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि आता है बिम्स्टेक। काफी इंपॉर्टेंट ये है बिम्स्टेक, हर एक एग्जामिनेशन में भी यहां से क्वेश्चंस बने हैं, इसको आप नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया होता है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म भी छोटे छोटे एग्जामिनेशन में, क्लर्क में, बैंक पीओ में, एसएससी में, इन सब क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। यूपीएससी में तो खैर इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि फुल फॉर्म बताइए। हालांकि नीति आयोग का इसने पूछा था 2015-16 के सेशन में, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। ऐसे कहा तो नहीं जा सकता, पूछ तो कुछ भी सकता है, बट इस प्रकार के क्वेश्चंस रेयरली ही आते हैं। लेकिन बिम्स्टेक की हम बात करें अगर, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको जानना बहुत जरूरी है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। अब ये है क्या? यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या है, 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन यहाँ पे हैं। तो याद रखिएगा कितने हैं, 7 हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिम्स्टेक के जो मेंबर स्टेट हैं, जब भी स्टेट ग्रुप की बात करें तो स्टेट मतलब यहाँ कंट्री हो जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, तो बांग्लादेश आता है, भूटान जैसी कंट्री आती है, सभी इंडिया के सटे अगल बगल चीजें आएंगी इसमें। इंडिया आ जाती है, म्यांमार आ जाती है, नेपाल आती है, श्रीलंका एंड थाईलैंड आता है। ये वो कंट्री हैं जो डिपेंड हैं क्या, बे ऑफ बंगाल में। तो इससे जुड़े हुए कंट्री हैं बे ऑफ बंगाल में, जो ये कंट्री यहाँ पे बिम्स्टेक के अंतर्गत आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, याद रखिएगा। थाईलैंड से लेके म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ये सब कंट्री यहाँ पे आती हैं। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना होती है। न्यू सब रीजनल ग्रुपिंग की बात करें तो यहाँ पे बैंकॉक में यहाँ पे है, जो कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ज्वाइन किया। लेकिन म्यांमार की अगर हम बात करें, म्यांमार ज्वाइन किया कब, 1997 में। नेपाल और भूटान 2004 में मिलके एक साथ इसको ज्वाइन करते हैं। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग समय पे इसको ज्वाइन करती है। स्थापना की बात करें तो 1997 में हो जाती है। परमानेंट सेक्रेटरी की बात करें सचिवालय की अगर इसकी, तो ढाका बांग्लादेश में है, जहां पे बहुत सारा विद्रोह अभी रिसेंटली हुआ है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट एरिया है। अच्छा, फोकस किस पे करता है ये? बिम्स्टेक की अगर बात करें, कोई आपसे फोकस एरिया क्या है इसका बिम्स्टेक का, तो क्या कहेंगे आप? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में करता है, एनर्जी में करता है, टूरिज्म में करता है, टेक्नोलॉजी में करता है, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ की बात करता है, गरीबी कैसे कम करें उसकी बात करता है, आतंकवाद की भी बात करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आतंकवाद और ट्रांसनेशनल क्राइम जो है, एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में जो क्राइम होती है उसको लेके भी बातें बोली जाती हैं इस पे। इस इन्वायरमेंट की भी बातें करता है, डिजास्टर के भी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की भी बातें करता है, कल्चरल कोऑपरेशन की भी बातें करेगा, क्लाइमेट चेंज की भी बात करेगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की भी बात करेगा। इतना बड़ा इसका फोकस एरिया है, कोई छोटा एरिया नहीं है बिम्स्टेक की, ये बहुत व्यापक एरिया है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये थी बिम्स्टेक की पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं बिम्स्टेक की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटी नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स
बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले। अभी रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कहाँ पे हुई है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है इस कंट्रीज को रिजेंबल करता है, हालांकि कई सारे ग्रुप्स इसमें अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ब्रिक्स की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। पहले ये नाम ब्रिक था, लेकिन ये एक्रोनेम वर्ल्ड की इकोनॉमी जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 2010 में फॉर्म हुआ था, जो कि बाद में एस भी जुड़ता है, क्या हो जाता है, एस, साउथ अफ्रीका हो जाता है। तो ब्रिक्स से ब्रिक्स का सफर 2010 में कंप्लीट होता है। ब्रिक जो वर्ड है इसको कौन बनाया था, तो 2001 में गोल्डमैन सैक एक इकोनॉमिस्ट थे, जिमो नील। तो गोल्डमैन सैक इकोनॉमिस्ट जिमो नील यहाँ पे इसको लेकर के आए, ये बात याद रखिएगा। फॉर्मेशन की बात करें तो 2006 में इसको फॉर्म किया गया था, 2006 में, और 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करती है। 2006 में इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। यूएनजीए का जो 61वां सेशन होता है उसी के फर्स्ट समिट यकतेरिनबर्ग रसिया में इसको फॉर्म किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, शंघाई में है। छठा ब्रिक्स समिट फोर्टेल्जा डिक्लेरेशन क्रिएट करता है क्या, ये भी क्वेश्चंस यूपीएससी में आ चुका है। फोर्टेल्जा डिक्लेरेशन याद रखिएगा, ये डिक्लेरेशन से क्वेश्चन आया था। इसी समय एनडीबी का, एनडीबी जो बैंक है उसका निर्माण किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जुलाई 2014 में इन्फोर्स किया जाता है, 15 में बनता है। बांग्लादेश, यूएई, यूरुग्वे, इजिप्ट मेंबर अलोंग विथ ब्रिक, तो ये इसके मेंबर बन जाते हैं। किसके, ये ब्रिक्स के, एनडीबी के इसके मेंबर बन जाते हैं। ये वाली बांग्लादेश, यूएई, यूरुग्वे, इजिप्ट एनडीबी के मेंबर बन जाते हैं। इसका पर्पल क्या है, केवल और केवल पॉलिटिकल पर्पज है, ये भी याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 11 मई 2015 की बात करें तो केवी कामत को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक। आज के डेट में कौन प्रेसिडेंट है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, जाके चेक करिएगा। एस्टिमेटेड अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें यहाँ पे तो 3.21 बिलियन, जो कि 26% के आसपास वर्ल्ड की लैंड सरफेस को कवर कर रही है, 41.5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर कर रही है, और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो $28 ट्रिलियन की बात करी जा रही है। इतना बड़ा एस्पेक्ट एरिया कवर करता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है इसमें कई सारी कंट्री को ऐड भी किया गया है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये कितनी कंट्री को ऐड किया गया है यहाँ पे, वो आप बताइएगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए एफसीआई, तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस यूपीएससी में यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एफसीआई की पूरी डिटेलिंग आपको मैं यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले ये क्वेश्चंस यही आके फंसता है कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो जी हाँ, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट के अंतर्गत बनाया गया था, इसे स्टैट्यूट अथॉरिटी मिली है। स्टैट्यूटरी बॉडी ये क्रिएट की गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चलाती है। यह किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है एफसीआई। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसको फॉर्म किया गया था इनेक्टमेंट फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के अंतर्गत, 1964 के अंतर्गत इसको किया गया था, याद रखिएगा। सेटअप किया गया था 65 में, 64 में एफसीआई का एक्ट आता है और 65 में इसको सेटअप किया जाता है। इनिशियल हेडक्वार्टर चेन्नई होता है, बाद में इसको न्यू दिल्ली कर दिया जाता है, तो चेन्नई से दिल्ली इसकी आ जाती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें जाए तो 14 जनवरी 1965 को इसको सेटअप कर दिया जाता है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफिस कहाँ पे, तंजौर में होता है। प्रत्येक ईयर की बात करी जाए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो परचेज करता है रफली 15 से 20% ऑफ इंडिया की गेहूं को, जो कि 12 से 15% राइस भी खरीदता है। यह परचेज किया जाता है किसानों से और रेट डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यह रेट ही एमएसपी कहलाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने सीरियल्स को दिया जाता है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। 5 इसके जोनल ऑफिसर हैं, 26 रीजनल हैं। एफसीआई ऑपरेटिंग है 2199 वेयर हाउसेस में,
जो कि भारत में वेयर हाउसेस हैं, गोदाम हैं, उनको स्टोरेज करने के लिए फूड ग्रेन किस हिसाब से चलेगा। कोई भी अगर आपातकालीन स्थिति आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो वहां से निकलेगी। पंजाब के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वेयर हाउसेस हैं, उसके बाद हरियाणा आता है, क्योंकि किसान यहीं पे खेती ज्यादा कर रहा है। तो वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, राइस की बात करें, तो इन बेल्ट में हो रहा है। तो वीट पंजाब निकाल के ले रहा है, हरियाणा निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पे वेयर हाउसेस इसीलिए ज्यादा बनाए गए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपकी एक सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।